हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। तो पिछले लेक्चर्स में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ पार्ट को फिनिश कर लिया है, जैसे टैंजेंट नॉर्मल पढ़ लिया। उसके बाद उसके बाद रेट मेजरमेंट पढ़ लिया, फिर उसके बाद एरर एंड अप्रोक्सीमेशन पढ़ लिया। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो तरह का थ्योरम पढ़ना है। एक होता है रोलीज थ्योरम और एक होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। दूसरे वाले को सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जाता है, या फिर शॉर्ट में इसको एलएमवीटी भी बोला जाता है। ठीक है, रोलीज थ्योरम और एलएमवीटी ये दो अलग अलग तरह के थ्योरम्स हैं जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कब काम आते हैं बेसिकली। तो उसको देखो क्या होता है। सबसे पहले रोलीज थ्योरम का डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन नहीं, एक तरह से देखा जाए तो आई एम राइटिंग डाउन द कंडीशन, कौन कौन सा कंडीशन जरूरी है रोलीज थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कंडीशन इसके लिए होना चाहिए सिंपल, सी डी और ई। ठीक है, फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए और दो पॉइंट्स पर इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो देखो ऐसे लिखना होता है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए से बी। ए से बी जिस इंटरवल में भी तुम्हें रोलीज थ्योरम लगाना है, जिस इंटरवल में भी रोलीज थ्योरम लगाना है, तो वहां पर फंक्शन तुम्हारा ए से बी पूरे में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। सेकंड वन इज फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन स्मॉल ब्रैकेट ए से बी। बाउंड्री पर डिफरेंशिएबिलिटी का बात नहीं करते हैं, उसके अंदर ही ए से बी स्मॉल ब्रैकेट में उसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन इसका होता है कि एफ ऑफ ए पर जो फंक्शन का वैल्यू होना है वही तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू बी पर भी होना चाहिए। अगर ये तीन केसेस तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है, देन देन देयर एग्जिस्ट then there exist at least at least one point C. There exists at least one point C such that f dash of C equal to 0 for C belongs to A से B स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, मतलब देखो अगर कोई फंक्शन है दो जिसको मुझे देखना है कि कोई ए से बी पॉइंट तक के बीच में वो कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और दोनों पॉइंट्स पर इक्वल है, ए पर भी जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू बी पर है, तो जरूर उनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर उस फंक्शन पर, अगर उस ग्राफ पर अगर तुम कोई टैंजेंट खींचोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि वहां पर एफ डैश सी तुम्हारा जरूर 0 होगा। जैसे देखो मैंने तुम्हें क्या किया कि ये एक ग्राफ है, एक पॉइंट यहां दिया है, एक मान लेते ये हमारा ए पॉइंट है और लेट सपोज करो ये हमारा बी पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ए पर जो फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए सेम वही वैल्यू हमको बी पर भी चाहिए। ठीक है, दोनों जगह पर हमारा वैल्यू सेम होना चाहिए। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों ही सेम होने चाहिए, ए पर जो वैल्यू होगा वही वैल्यू बी पर भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों सेम है। और मैंने तुम्हें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया, मैंने बस तुम्हें बोला कि तुमको जैसे मन है तुम ए से बी को ज्वाइन कर दो, तुम्हें जैसे मन कर रहा है तुम ए से बी को ज्वाइन कर दो, बट तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए का क्या मतलब है कि तुम्हारा पेन उठना नहीं चाहिए कहीं पर भी। एक बार जो तुमने ए से चलाना स्टार्ट किया ए वाले पॉइंट से, वो सीधा तुम्हारा बी वाले पॉइंट का जो वैल्यू है वहीं जाके रुकना चाहिए,
पेन तुम्हारा उठना नहीं चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि कहीं पर भी तुम्हारा कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। कर्व टाइप का मोड़ बन सकता है, बट वो कॉर्नर तुम्हारा कहीं नहीं बनना चाहिए। तो एक तो सबसे सिंपल तरीका है इन दोनों को जोड़ने का कि सर ऐसे ला करके ऐसे जोड़ देंगे। कर सकते हैं ना ऐसे? बोलो, कर सकते हैं कि नहीं, है ना? यस। तो जब हम किसी भी ग्राफ को ए से ले जा करके वापस वहीं पर आ रहा है, तो देखो कम से कम एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है ना जहां पर अगर तुम इस ग्राफ पे टैंजेंट खींचते हो तो ये टैंजेंट इसी पॉइंट पर सी, इसी पॉइंट पर तुम्हारा टैंजेंट क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा। मैंने एटलीस्ट 1 पॉइंट बोला है, एटलीस्ट 1 पॉइंट। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमको ऐसे जाने का मन ना कर रहा हो, तुम ऐसे जा करके ऐसे जाओगे, तब तब तो तुम्हारा ऐसा 2 पॉइंट मिल रहा है ना यार। देखो तो एक यहाँ पर मिल रहा है और एक यहाँ पर मिल रहा है। कोई बोलेगा सर ऐसे मजा नहीं आ रहा है, हम ऐसे ऐसे जाएंगे। चलो, तो ऐसे में तुम्हें कितना, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, इस तरह से थोड़ा 4, ये 5। तो कम से कम एक बार तो ग्राफ को तुम्हारा टर्न लेना ही पड़ेगा। कम से कम एक बार तुम्हारा ग्राफ का एफ डैश जो होगा डेरिवेटिव, वो कम से कम एक बार तो 0 होगा ही होगा। और इसी को बोलते हैं रोलीज थ्योरम। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज रोलीज थ्योरम। और रोलीज थ्योरम का कंडीशन बहुत जरूरी होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएबल होना बहुत जरूरी है, और दोनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू एकदम एक समान रहना चाहिए। आया बात समझ में? और ये तुम्हें फील आया? ए से बी, देखो दोनों तो एक ही लेवल पर है ना। तो अगर कोई ग्राफ ए से स्टार्ट करेगा तो वो कितना भी घूमेगा, उसको फिर से बी पर जाना है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो टर्न लेगा ना यार। भले एक बार ही लेगा, लेकिन लेगा कि नहीं लेगा, सोचो। होगा ना? बोलो। ठीक है, तो दिस वन इज नोन एज रोलीज थ्योरम। इसी पूरे थ्योरम का नाम होता है रोलीज थ्योरम। क्या बोलता है रोलीज थ्योरम? कि ए से बी के बीच में अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ए से बी के बीच में अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और ए पर वैल्यू और बी पर वैल्यू दोनों जगह पर वैल्यू सेम है, तो उनके बीच में फंक्शन कहीं ना कहीं एटलीस्ट कम से कम एक बार उसका डेरिवेटिव 0 होगा ही होगा। मतलब उसका टैंजेंट अगर तुम उस पर खींचोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया? आया समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। पक्का तो सभी लोगों को? चलो, तो रोलीज भाई साहब ने ये कंडीशन दिया था। कंडीशन को कैसे याद रखेंगे, देखो शॉर्ट में मैंने वो चीज लिख रखा है, सी डी और ई, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और इक्वल। ठीक है, सी डी और ई। ठीक है, अब उसके बाद लैग्रेंजेस भाई साहब आए। उन्होंने ना ज्यादा कुछ काम नहीं किया, वो रोलीज थ्योरम जो दे रहा था ना, रोलीज ने जो थ्योरम दिया था उसमें ही थोड़ा सा दिमाग लगाया और अपना नाम चिपका करके मार्केट में फेमस हो गए वो। ठीक है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ने क्या करा था, पहले वो चीज देखो। इसका सबसे पहले कंडीशन क्या होता है वो समझो। व्हाट इज द कंडीशन बिहाइंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम? वो होता है सी और डी, बस यही दो चीज था। लैग्रेंजेस में ना कभी भी इक्वल नहीं होता है। लैग्रेंजेस में सी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और डी का मतलब होता है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसको लिखते हैं पहले अच्छे से। लैग्रेंजेस क्या बोल रहे थे कि एफ एक्स जो होना चाहिए इज कॉन्टिन्यूअस इन ए से बी, बिग ब्रैकेट ए से बी। एफ एक्स जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए बिग ब्रैकेट ए से बी में। उसके बाद एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन स्मॉल ब्रैकेट ए से बी। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट। इसमें इक्वालिटी नहीं होता, लैग्रेंजेस में इक्वालिटी नहीं होता। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट कर लो यार, अब पॉइंट क्या करोगे, एटलीस्ट कर लो। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट सी such that f dash of c is equal to fb minus fa
डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। लैग्रेंजेस एक्चुअली एक ऐसा रिलेशन है जो किसी भी जो कैलकुलस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करता है। देखो कैसे, वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। अभी देखो हमें क्या बोला गया है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, लेकिन फंक्शन हमारा इक्वल नहीं है। तो अगर ये ए पॉइंट है और ये अगर बी पॉइंट है, तो लेट सपोज करो ए पर फंक्शन का वैल्यू यहाँ कहीं है, दैट इज एफ ऑफ ए, और लेट सपोज करो फंक्शन का वैल्यू बी पर कहीं यहाँ है, एंड लेट इट बी एफ ऑफ बी। ठीक है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पहले एक स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हमें कोई एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाना है, जो कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स को कुछ इस तरह से जोड़ो कि वो कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और जोड़ो दोनों को। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है कि पेन अपना उठाना मत, डिफरेंशिएबल होता है कि कहीं पर भी शार्प कॉर्नर मत देना। अगर शार्प कॉर्नर दे दिए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। ये मैंने पढ़ाया था ना डिफरेंशिएबिलिटी में, याद है कि नहीं ये सब चीज? शार्प कॉर्नर में डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, हाँ। तो एक तो केस ये हो सकता है कि सर हम बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे करते हैं, बस यहां से उसको ऐसे जोड़ देंगे। तो देखो एक चीज, जब तुम इस ब्लू लाइन पर कहीं कहीं भी टैंजेंट खींच रहे होगे, मैं उतना गंदा नहीं करूंगा ड्राइंग को, टैंजेंट खींच रहे होगे तो कहीं ना कहीं कोई एक तो पॉइंट जरूर होगा सर, जहां पर टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस ब्लैक वाले लाइन के बराबर होगा। सोचो तो, सोचो। टैंजेंट पर तुम खींचते चले जाओ, उस ब्लू वाले लाइन पे तुम टैंजेंट को खींचते चले जाओ ना कहीं तो एक ऐसा लाइन जरूर मिलेगा ना जो इस ब्लैक वाली लाइन के पैरेलल होगा। सोचो, होगा ना? होगा। और जहां पर ये जिस भी जगह पर ये वाला लाइन पैरेलल हो गया, मतलब वहां पर स्लोप क्या होगा? इस ब्लैक लाइन वाले स्लोप के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसका पॉइंट देखूं तो ये होगा ए कॉमा एफ ए होगा। ठीक है, और ऊपर वाला पॉइंट देखें तो बी कॉमा एफ बी होगा। ठीक है, तो यहां पर कम से कम एक तो ऐसा पॉइंट मिलेगा ही, और सर वो पॉइंट कौन सा मिल रहा है? सी मान लेते, जो कि इनके बीच में ही है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर सर डेरिवेटिव, अब टैंजेंट का स्लोप का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव ही तो होता है। टैंजेंट का स्लोप का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव। तो एफ डैश सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन के बराबर हो जाएगा। और स्लोप ऑफ लाइन हम 2 पॉइंट फॉर्म से क्या लिख सकते हैं? वो हम लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, ये वाला हमने किस मेथड से लिखा है? 2 पॉइंट फॉर्म से, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से लिखा है हमने। और यहां पर एफ डैश सी हमने किसके मेथड से निकाला है? कैलकुलस के मेथड से। तो इट बेसिकली एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन स्लोप्स slopes find out with the help of calculus and slope find out with the help of 2 point form, that is coordinate geometry। कम से कम एक बार होगा सर। कैसे? और कैसे और ज्यादा बार हो नहीं सकता क्या? एकदम हो सकता है। देखो, जैसे अगर मान लो तुमको मन करेगा तो तुम ऐसे जाओगे, लेट सपोज करो यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गए और ऐसे चले गए। तो इस तरह ये रेड वाले लाइन में देखो तो एक बार यहाँ पर दिखेगा तुम्हें स्लोप एकदम सेम होता हुआ, और एक बार तुम्हें कहीं यहाँ दिखेगा स्लोप से। अगर किसी को मन किया नहीं सर हम ऐसे नहीं ऐसे जाएंगे, जाओ ऐसे, तो ऐसे 1 2 3 4 4 बार होगा ऐसे। समझ में आया? मतलब जब एकदम जो अभी जो मैंने बनाया 4 वाला ऐसे पूरा काटते हुए जो गया है, उसका क्या मतलब है कि 4 बार ऐसा होगा जब तुम्हारा स्लोप उस लाइन के पैरेलल चला जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ये चीज Yes, sir. सभी को? ये दोनों थ्योरम सर। लोगों को समझ में आ गए? रोलीज थ्योरम में एक कंडीशन थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, दैट इज इक्वालिटी का कंडीशन। ठीक है, बट लैग्रेंजेस में इक्वालिटी नहीं रहता है। लैग्रेंजेस में बस तुम्हारा 2 चीज होना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अगर ऐसा होता है तो उन दोनों नंबर के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर स्लोप जो होगा वो तुम्हारा ओरिजिनल लाइन के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, बट रोलीज में स्लोप 0 होता है। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि रोलीज में तुम्हारा स्लोप जो होता है वो 0 होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है वो टेंजेंट। लेकिन लैग्रेंजेस में स्लोप जो होता है वो हम लोग निकालते हैं दूसरे तरीके से, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म से। आई बात समझ में? यही बस डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। हो गया? कुछ क्वेश्चंस देखें क्या? यस सर। नोट डाउन कर लो अच्छे से। चलो क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई Rowley's theorem and find value of C का वैल्यू पता करना। जैसे देखो fx अगर मैंने लिखा है x इंटू एक्स प्लस 3 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, वो भी इंटरवल कौन सा है? -3 से 0। चलो इसमें तुम्हें रोलीज थ्योरम वेरीफाई करना है और पता लगा के बताना है कि ये चीज तुम्हारा वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस फंक्शन को थोड़ा और अच्छा से लिख लेते हैं हम। एफ एक्स को, ये एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया, और यहाँ हो गया ई का पावर माइनस एक्स बाई 2। अब रोलीज थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए या पता करने के लिए कि वो है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी को चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो ये क्या, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? तो देखो ये फंक्शन में दो चीजें हैं। ये वाला क्या है? पॉलिनोमियल है। ये पहला पार्ट पॉलिनोमियल का है, दूसरा पार्ट एक्सपोनेंशियल का है। तो पॉलिनोमियल भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही देते हैं। ठीक है, अगेन अब फिर से देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो भी डिफरेंशिएबल होता है। तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी क्या देंगे? डिफरेंशिएबल फंक्शन ही देंगे। आया सब बात समझ में? जल्दी बोलो। देखो Yes, पॉलिनोमियल sir. फंक्शन ऑल टाइम कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। लॉगरिदमिक फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में। मतलब लॉगरिदम्स का डोमेन क्या होता है? 0 से 1, सॉरी 0 से इंफिनिटी। ठीक है, पता है ना लॉग एक्स का डोमेन यार? x इज ग्रेटर देन 0 बताया था ना मैंने लॉगरिदम में। ठीक है, तो Yes. कुछ चीजों को ध्यान रखना। अब सर कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, डिफरेंशिएबल तो हो गया, बट रोलीज थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सी डी तो चेक कर लिए हम, बट ई भी चेक करना पड़ता है। तो चलो एक बार एफ ऑफ -3 का वैल्यू पता करो कितना होता है, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू पता करो। तो जब हम एक्स का वैल्यू -3 रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो भी फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। मतलब एफ ऑफ -3 जो है वो एफ ऑफ 0 के बराबर हो गया सर। मतलब सर सी भी है, डी भी है और इक्वालिटी भी है। मतलब अब हम इस पे रोलीज थ्योरम लगा सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना अब? तो अब रोलीज थ्योरम लगाने के लिए हमें सी का वैल्यू पता करना पड़ेगा ना। सी का वैल्यू मतलब समझ रहे हो? वही पॉइंट बताना है जहां पर फंक्शन एफ डैश सी तुम्हारा 0 होगा। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले इसको डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालो, कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का क्या कहना? पहला का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही। ठीक है, उसके बाद दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो ई का पावर -x/2 और फिर यहाँ पे -1/2 हो गया। चलो अब यहाँ से फटाफट थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ई का पावर -x/2 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3, और इधर से बच जाएगा, कितना बच जाएगा? -1/2, और ये हो गया x² प्लस 3x।
ठीक है, चलो अब आगे फटाफट से सॉल्व किया जाए। ये हो गया e का पावर माइनस एक्स बाई टू, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 2 को पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 टू द 6 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। ठीक है, अभी हमें अभी हम एफ डैश एक्स ही सिर्फ निकाल रहे हैं, बाकी और कुछ वैसा कर नहीं रहे हैं, जस्ट फाइंडिंग आउट सिंपल थिंग्स। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स बाई टू ले लो साइड में, अंदर में क्या बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, 4 में से 3 गया तो प्लस एक्स प्लस 6, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा एक काम करते हैं, अंदर से माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, अच्छा अब एफ डैश सी लिखना वैसा मुझे तो कोई जरूरत लग नहीं रहा, क्योंकि एफ डैश सी अगर तुम लिखोगे, देखो यार कोई वैसा बड़ा चीज नहीं है, तुम यहाँ पर सी रख के सॉल्व करो, मतलब हर जगह पर एक्स 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 को चेंज करोगे सी को, नहीं अगर करना चाहते तो कोई बात नहीं, सीधा एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर दो, बात वही है, तुम x का वैल्यू फाइंड आउट करो या c का वैल्यू फाइंड आउट करो, बात विल बी सेम। ठीक है, तो अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल तो कभी भी 0 होता नहीं है, एक्सपोनेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो चलो यहाँ से हमें सिर्फ सॉल्व करने के लिए क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। चलो बताओ यहाँ से क्या होगा, बोलो तो बताओ, x का वैल्यू क्या क्या आएगा, x का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। Sir, 3 and -2. 3 एंड -2, अच्छा x का वैल्यू आ रहा है 3 और x का वैल्यू आ रहा है -2, ये दो वैल्यूज आ रहा है ना। ठीक है, बट इन दोनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे, 3. नहीं, अरे देखो तुम एक बार ध्यान से जरा वो देखो कहाँ गया, ये देखो, ये वाला तुम लोग सब लोग फिर से देखो, यहाँ रोलीज थ्योरम में सी वेयर सी बिलोंग्स टू ए से बी, अरे ये जो सी तुम निकाल रहे हो जहां पर तुम्हारा डेरिवेटिव 0 हो रहा है, वो तो ए और बी के इंटरवल के बीच में ही है ना, इवन ए और बी पर भी नहीं है, तुम ये देखो ना, मैंने स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, यहां पर भी ऐसे लिख लो सी बिलोंग्स टू ए से बी ऐसे करके स्मॉल ब्रैकेट, मतलब उस इंटरवल के अंदर ही होना चाहिए, इवन बाउंड्री पर भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना, बाउंड्री पर भी नहीं होना चाहिए, उसके एग्जैक्टली एकदम अंदर ही होना चाहिए जो पॉइंट तुमको, यहाँ पर भले ही 2 पॉइंट के लिए आ रहा है, बट तुम इसमें अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो कौन क्वेश्चन हमारा -3 से 0 में है, तो -3 से 0 में तो ये 3 तो कभी मौजूद ही नहीं हो पाएगा ना, नॉट इन द इंटरवल, नॉट इन द इंटरवल, ये उस इंटरवल में है ही नहीं, तो हम उसको नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, ये वाले को लेंगे, तो x इक्वल टू 2, -2. x इक्वल्स टू -2 इज द आंसर। समझ में आया, आया सबको समझ में, बोलो। हाँ Yes, sir. सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का कि उस इंटरवल के अंदर होना, इवन बाउंड्री वाला भी नहीं होना चाहिए। चलो अगला देखो, सर एक क्वेश्चन था क्या बोलो। सर, वो कॉन्टिन्यूटी चेक वाला मतलब वैसे नहीं करेंगे सर, मतलब 2 फंक्शन हुआ तो उसको. हाँ हाँ, तुम्हें बेसिकली तुम्हें तुम्हें अब देखो यार, ये एक्चुअली तुम्हें बोला है कि -3 से 0 उस पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो यार पूरे इंटरवल में तुम कॉन्टिन्यूटी बैठ करके हर एक पॉइंट पर तो चेक नहीं करोगे ना, उसके लिए कुछ चीज होता है जो मैंने तुम्हें पहले ही डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में बता रखा है, कि पॉलिनोमियल रहेगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, एक्सपोनेंशियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, लॉगरिथमिक हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, ठीक है, इस तरह की चीज है। ट्रिग्नोमेट्री sin x ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, tan x अपने सॉरी sin x और cos x हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, tan x कहीं कहीं पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है जो उसके डोमेन में नहीं होगा, तुम्हें भी पता tan x कहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, π/2 वगैरह पे डिसकॉन्टिन्यूअस, तो ये सारी चीजें ऐसे ही चेक होती है। ठीक है, तुम्हें हर पॉइंट पर नहीं चेक करना, हर पॉइंट पर चेक करोगे फिर तो बेकार हो जाएगा ये चीज। ठीक है, चलो जैसे देखो ये वाला अच्छा. अगला क्वेश्चन देखो, वेरीफाई
Rolle's theorem, verify Rolle's theorem and find value of C, and find value of C. Fx is equals to sin x by e का पावर x इन 0 से पाई। चलो फटाफट से बताओ, 0 से पाई में इस इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? तो तुम बोलोगे हाँ सर कॉन्टिन्यूअस है। कैसे? देखिए सर, 0 से पाई वाले इंटरवल में साइन एक्स एकदम कॉन्टिन्यूअस रहता है, ई का पावर एक्स एकदम कॉन्टिन्यूअस रहता है। तो कोई दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर डिवाइड भी हो रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो सर इसके में ये कॉन्टिन्यूअस है। फिर से सुन लो, 0 से पाई के बीच में साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, 0 से पाई के बीच में ई का पावर एक्स कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पर भी ग्राफ में ब्रेकिंग नहीं है उसके ग्राफ में, ठीक है। तो यस इट इज, अब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, वो भी कैसे फंक्शन है? जो दोनों आपस में क्या उसको बोलते हैं, दो ऐसे फंक्शन है जो आपस में कॉन्टिन्यूअस है। तो डेफिनेटली जब वो डिवाइड करेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा, ठीक है। सेम डिफरेंशिएबल, साइन एक्स जो है वो तुम्हारा 0 से पाई में हर जगह पर डिफरेंशिएबल होता है, ई का पावर एक्स 0 से पाई में हर जगह पर डिफरेंशिएबल होता है, तो ये होगा ही होगा। अब रहा इक्वालिटी का बात, तो तुम्हें पता चलेगा ना कि ये दोनों जगह पर इक्वल भी है। कैसे सर? एफ ऑफ 0 रख देंगे, एफ ऑफ 0 रखेंगे तो साइन एक्स 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 0। उसके बाद एफ ऑफ पाई रखेंगे, साइन पाई ऊपर में पाई रखेंगे ना, तो साइन पाई भी 0, मतलब ये भी 0, दोनों जगह पर ये 0 है, मतलब इक्वल भी होगा। समझ में आया सबको? कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और इक्वल, बोलो आ गया? यस सर। Yes. अब Yes, तुम्हें sir. क्या करना है, तुम्हें वो c का वैल्यू क्रिएट करना है। तो c का वैल्यू क्रिएट करने के लिए तुम क्या करोगे? एफ डैश एक्स करोगे। तो चलो एफ डैश एक्स करते हैं। तो एफ डैश एक्स के लिए तुम क्या करोगे? e का पावर डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर ही करोगे। चलो पहला का डिफरेंशिएशन cos x, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, और सॉरी प्लस नहीं होता यहाँ पे, माइनस होता है, माइनस माइनस, डिवाइड रूल, डिवाइड रूल। तो साइन एक्स पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन, और ये 0 के बराबर। इसको हम इधर भेज देंगे, वो खत्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से e का पावर x को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अब एक्सपोनेंशियल तो कभी भी 0 होता ही नहीं है, दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा, नॉट 0, ठीक है। तो यहां से सिर्फ यही वाला पार्ट 0 हो सकता है। इट मींस कि cos x माइनस साइन x जो है वो 0 हो गया। इसका मतलब है cos x इज इक्वल टू sin x हो गया। एक तरफ ले जाएंगे cos x को, तो ये 1 इज इक्वल टू tan x। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया π/4। देखो तो सही है क्या? देखो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर π/4 है तो क्या π/4 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? तो तुम बोलोगे हाँ सर एकदम लाई कर रहा है। तो c का वैल्यू बेसिकली यही हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू π/4। आ गया समझ में सबको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला वाला तुम लोग करो थोड़ा सा। वेरीफाई वेरीफाई Rolle's theorem and find value of c. Fx is equals to 1 minus x का पावर 2/3 इन -1 से 1। चलो करो। पहले ये पता करो कि ये फंक्शन पे रोलीज लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो वो कैसे पता करेंगे सर, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? तो देखो यार, ये फंक्शन हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीख लो थोड़ा सा। अगर इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी के बारे में बोला जाएगा तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज ऑल द टाइम कॉन्टिन्यूअस, ठीक है।
कोई वैसा दिक्कत का बात नहीं है इसमें। बट अगर इसका डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना होगा तो तुम क्या करो, अभी फिलहाल इसका डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्टली तुम नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पर x का पावर 2/3 है। अगर एक्स स्क्वायर वगैरह होता ना तो अपन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तुम ये मत सोचना कि दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, नहीं। तो हम इसका डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें? तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए तुम जरा f' निकालो, अभी ही निकालो, f' निकालो कितना होता है। तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, ये -2/3 x का पावर 2/3 -1 दैट इज -1/3, मतलब -2/3 x का पावर 1/3। देखो तो क्लियर है क्या? ऐसे बोलो। Yes. अब अगर तुम ध्यान से देखो तो f' हमारा ये चीज आ रहा है और ये खुद कहां पर डिफाइन नहीं हो सकता है। अगर हमने x का वैल्यू 0 पर, ये नॉट डिफाइंड होगा ना, x इक्वल्स टू 0 पर ये जो है f फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि सर देखिए f' हमने निकाला ये वाला, अब f' मेरा किस जगह पर डिफाइन नहीं होगा? 0 पर डिफाइन नहीं होगा। अगर जैसे ही मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो ये f' तो बेकार हो जाएगा ना। तो x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, जबकि ये 0 वाला पॉइंट इनके बीच में आ ही रहा है। तो जब फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो नो रोलीज थ्योरम। समझ में आया? तब हम कोई भी रोलीज थ्योरम वगैरह का बात नहीं करेंगे। आया समझ में? बोलो। हाँ सर। ठीक है। Yes. अगर ये डिफरेंशिएबल हो रहा होता तभी हम बात करते रोलीज थ्योरम का। बट यार ये सबसे जरूरी चीज है कि हमने ये पाया कि उसको डिफरेंशिएट हमने कर दिया, फिर हमने देखा कि यार वो जो डेरिवेटिव आ रहा था वो तो x इक्वल टू 0 पर डिफाइन ही नहीं हो रहा। तो अगर वो x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं हो रहा है तो फिर काहे का वो रोलीज थ्योरम? समझ में आ रहा है ना? आया सब कोई को समझ में? बोलो। यस सर। बाकी लोग बताओ, रितु, प्रियंका। Yes, sir. Yes, sir. सर तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करके फिर एक्स का वैल्यू पुट करके देख सकता है ना कि कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा। नहीं, x का वैल्यू पुट नहीं कर सकते। देखो जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमने डिफरेंशिएट कर दिया और डिफरेंशिएट करने के बाद हमने चेक किया कि वो फंक्शन मेरा क्या -1 से 1 के बीच में हर एक जगह पर डिफाइन रहेगा क्या? तो वो हमें खुद ही दिख गया कि वो जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन था वो 0 पर डिफाइन ही नहीं हो रहा था। 0 पर तो डिफरेंशिएबिलिटी उसका निकल के ही नहीं आ पाएगा। तो फिर हमने सीधा बोल दिया कि f हमारा उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो यहाँ पर दो तरह की चीजें हैं, -1 से 1 का इंटरवल था ना यार, इसीलिए हमने इसको नो रोलीज थ्योरम कर दिया। क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर fx डिफरेंशिएबल नहीं है। वो पॉइंट कौन सा है? x इक्वल टू 0। लेकिन यही अगर इंटरवल कुछ और रहता, मान लो 1 से 3 रहता, मान लो 1 से 3 रहता, तब हम जरूर बोलते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। वो 0 उस इंटरवल में है इसीलिए हम उसको डिफरेंशिएबल नहीं बोल पा रहे, क्योंकि 0 पर तो डेरिवेटिव को डिफाइन ही नहीं हुआ है, डेरिवेटिव मतलब बन ही नहीं पा रहा, इसीलिए। ठीक बात? ओके। हाँ सर। ठीक है, वापस से कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे का 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर पैकअप करेंगे, फिर ये फिनिश हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, वापस से कनेक्ट करो जल्दी से।